नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहज तनाव। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस सबसे बड़ी कहानी की जिसने पूरे राज्य की राजनीति, प्रशासन और अपराध जगत में भूचाल ला दिया है। बिहार जहां कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे, बिहार जहां माफिया नेटवर्क दशकों तक सत्ता से ऊपर माना जाता था, बिहार जहां अपराधी जेल में भी पूरी सरकार चलाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही, क्योंकि आज बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से या जिस तरह का एक्शन दिखाया है, वो साफ कहता है कि अब अपराधियों का खेल खत्म और सिस्टम की वापसी शुरू। जेलों में एक साथ 8 जिलों में छापेमारी, लैंड सैंड लिकर माफिया यानी कि तीनों पर एक साथ प्रहार, हर शहर की किलेबंदी जैसा सीसीटीवी नेटवर्क, 400 कुख्यात अपराधियों का पूरा डोजियर कोर्ट में दिया जा चुका है और अवैध कब्जों पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बुलडोजर एक्शन। सवाल यह है, क्या यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी क्राइम मॉडल बनने जा रहा है, जिसको हम सम्राट मॉडल भी कह रहे हैं? क्या बिहार अब वाकई अपराध मुक्ति की ओर बढ़ रहा है? क्या सम्राट चौधरी का मॉडल यूपी की तरह फियर ऑफ लॉ पैदा कर पाएगा? आज की चर्चा में इसी नई तस्वीर, इसी नई सख्ती और इसी नए बिहार के भविष्य पर बात करेंगे। बहुत कुछ दांव पर है और जवाबों की जरूरत आज सबसे ज्यादा है। संदीप हमारे साथ सीनियर हमारे रिपोर्टर हैं, वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमन झा सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण आनंद है, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता है और कोसी विकास समाज मोर्चा के संरक्षक भी हैं। तो सबसे पहले संदीप, आपके पास ये जो मुहिम चलाई जा रही है सरकार की ओर से, आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी जो चाहते हैं या बिहार सरकार जो चाहती है, वो अपने मंसूबे में क्या कामयाब हो पाएगी और इन दिनों क्या क्या उन्होंने किए जिससे ऐसा लगता है कि हो पाएगा? देखिए प्रेम सर, जब से सरकार का गठन हुआ है और उसके बाद जैसे ही गृह मंत्री ने अपना पदभार संभाला, उसके बाद से ही वो ताबड़तोड़ एक्शन में लग गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने पदभार संभालने के बाद प्रेस वार्ता की थी, तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से राज्य में बनाए रखेंगे। और जिस तरह से उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी हुई है और पुलिस ने भी जिस तरह से अपना एक्शन प्लान तैयार कर रखा है, वो जमीनी स्तर पर दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि ताबड़तोड़ 8 जिलों के कई सारे जेलों के अंदर छापेमारी हुई थी, जिसमें कई बात करें तो पूर्णिया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना का बेऊर जेल समेत कई जिलों में के जेलों में छापेमारी हुई। और उसके साथ साथ जिस तरह से अतिक्रमण हटाओ को लेकर के पटना, बगहा, आरा, कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, वो साफ दर्शाता है कि गृह मंत्री जो है किस तरह से इस समय एक्शन के मोड पर है। वहीं सहरसा की भी आपको बताते चलूं कि यहाँ पर भी 5 कुख्यात अपराधियों की, 5 माफियाओं की लिस्ट जो है वो पुलिस ने तैयार कर रखी है, जिन्होंने अवैध रूप से अपनी संपत्ति अर्ज की थी, उस पर भी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से क्योंकि सिवान में एक घटना आई थी जिसमें आभूषण की एक दुकान में लूटपाट की वारदात हुई थी, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन में पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए, और जिस तरह से सुशासन बाबू कहा जाता है नीतीश कुमार को, तो वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा बात करें तो गृह मंत्री इस समय पूरी तरीके से एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्रवीण आनंद जी के पास चलते हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उस पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जो बुलडोजर एक्शन है, तो बुलडोजर एक्शन सरकार की ओर से होना तो ठीक है, अच्छा बढ़िया है कि थोड़ा सड़कें साफ हो जाएंगी, जो अतिक्रमण है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां पर गरीबों का सवाल है कि जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, क्या उसके लिए सरकार व्यवस्था कर पा रही है? और बिना व्यवस्था किए क्या उनको वहां से हटाना या वहां से बुलडोजर उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर चला देना या उनकी दुकानों पर चला देना, आपको क्या लगता है किस तरीके से काम करना चाहिए? देखिए महोदय,
सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका ये जो अतिक्रमण है या अपराधी के यहाँ बुलडोजर वाली बात है या दादागिरी है या माफियागिरी है, इसका आपको आयुर्वेदिक इलाज करना होगा। नाम इनका सम्राट जी है, तो सम्राट वाला काम तो इनको करना है, क्योंकि पहली बार बिहार में गृह मंत्री का पद मिला है। इससे पहले तो गृह मंत्री था ही नहीं बिहार में। अभी क्या है कि अभी आप देख लीजिए कि जितने अधिकांश लोग नेतागिरी में है, राजनीति में जितने लोग हैं, चाहे वो विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, मंत्री, यहाँ तक कि कैबिनेट में ऐसे ऐसे मंत्री सब हैं कि जो जमीन का काम करते हैं। जमीन माफिया, असली माफिया तो सम्राट जी के इर्द गिर्द जो है बैठे हुए हैं। हर पॉलिटिकल आदमी जमीन का काम करता है। अब जमीनी विवाद इतना ज्यादा फैल रहा है। आप आ जाइए, हम श्रीमान आपको एकदम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। आप आ जाइए गांव देहात में, यहाँ देख लीजिए, ब्लॉक स्तर पर अंचल में देख लीजिए, DCLR साहब के यहाँ देख लीजिए, ADM साहब के यहाँ देख लीजिए, DM साहब के यहाँ देख लीजिए, कमिश्नर साहब के यहाँ देख लीजिए, एक भी जमीनी विवाद को जल्दी से सुलझाया नहीं जाता है। विवाद दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। सहरसा ऐसे छोटे, इसीलिए तो सम्राट चौधरी आए हैं। कहा जा रहा है कि सम्राट जी आए हैं। पहले जो है ना, पहले आपको एक्सरे अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। आपके इर्द गिर्द जितने लोग पॉलिटिकल लोग हैं उनको देखिए, अधिकांश लोग जमीन का काम करते हैं। जमीन माफिया तो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। आप उसका जो है, आप पहले ये देखिए कि आप क्षेत्र में, आप सहरसा आइए, सहरसा में सरकारी जमीन पर लोग घर बना लिया है। सरकारी, अच्छा आप रजिस्ट्री कराने जाइए, रजिस्ट्रार का कहना होता है हमको पैसा चाहिए, चाहे आप सरकारी जमीन क्यों नहीं बेच दें। आप बुलडोजर चलाते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलने चाहिए, लेकिन आपको बीमारी का भी पता लगाना होगा कि आखिर ये बहुत तेजी से क्यों चल रहा है। प्रवीण जी सुनिए, वही मैं बता रहा हूँ कि उसी की लिस्ट बनाई गई है। 400 लोगों की लिस्ट है, उसका डोजियर कोर्ट में भी दिया गया है। उसी को लेकर होमवर्क किया जा रहा है। उसी तरीके से बुलडोजर सर होमवर्क ठीक है, होमवर्क ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तंत्र आपका है। आप व्यवस्था को भी ठीक करिए ताकि जमीनी विवाद कम से कम क्लियर हो। डॉक्टर रमन झा ये कह रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द ही बहुत ज्यादा कुछ है जो सरकार आ रही है, जो दावा कर रही है कि हम पूरे कानून व्यवस्था को लागू करेंगे और जो माफिया तंत्र है बिहार में उसको खत्म करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द, या कह लीजिए कि आपके बीच में ही बहुत माफिया गिरी है, उसको पहले खत्म कीजिए ना, फिर बाद में देखेंगे दूसरों के लिए। देखिए क्या है कि प्रवीण जी की बात से मैं अंशतः सहमत हूँ, क्योंकि ये तो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। जब, लेकिन एक बात तो है कि जब पूरा अंधकार है और उसके बीच में थोड़ा सा एक पेट्रोल मैक्स हम जलाते हैं तो आशा की किरण तो आती है। हम मानते हैं पहले का जो समय रहा है बिहार में, आज से कुछ वर्ष पहले जो सरकार थी, जो जंगल राज था, उसके बाद जो एक माफियागिरी का सिस्टम चला माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो बहुत अंश तक समाप्त हो चुका है। 75% समाप्त हो चुका है। अब इस बार जो प्रेजेंट मोहम्मद के साथ बिहार के जनता ने हम लोगों को चुन के भेजा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो माननीय हमारे गृह मंत्री जी आए हैं एक्शन में, सम्राट जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट शुरू से कहना रहा है कि हमारा जो मॉडल है ना, नीतीश मॉडल, ये पूरे देश में एक अलग मॉडल है। इसमें हम किसी पर पक्षपात नहीं करते हैं, हम किसी को ना तो छेड़ते हैं ना छोड़ते हैं, वाला बात है। तो यहाँ तो ये कहना नहीं है, हम लोग इससे संतुष्ट हैं कि जो माफिया है वो किसी पार्टी में है, किसी दल में है, किसी पद पे है तो वो बच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मान सकते हैं कि 10 में से 2 हमारे तथाकथित जो नेता हैं या 2 अधिकारी हैं वो सम्मिलित रहे, लेकिन जब कार्रवाई होगी तो डर तो उनके अंदर भी पैदा होगा। ठीक है, जो कर लिए वो कर लिए, अब नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं कि इस बार का जो नीतीश मॉडल है, तो इनके नेतृत्व में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो गृह मंत्रालय है काम कर रही है, वो जड़मूल से अपराधी के दिल में जड़मूल से भय पैदा करेगा और इसको सीधा समाप्त करेगा अतिक्रमण को। देखिए, आपको ये समझना होगा कि माफिया की जब हम बात करते हैं तो माफिया का मतलब सिर्फ वही माफिया नहीं होते हैं जो कि वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से वो अपराधी हो और उनके हाथ में बंदूक हो और वो गोली चलाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं। जब हम कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, माफिया की जब हम बात करते हैं तो वो माफिया एजुकेशन में भी है, वो माफिया हेल्थ सेक्टर में भी है। मैं आ रहा हूं प्रवीण जी, वो हर जगह है।
और उन तमाम लोगों की एक लिस्ट बन रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आप नेता हैं या फिर जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं या पावरफुल लोग हैं, वो भी अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, और जो सरकारी जमीन है उस पर अवैध कब्जा है, तो उसको लेकर भी सफाई जरूरी है। क्योंकि वहां पर कार्रवाई अब तक नहीं होती थी, लेकिन सरकार की जो दावा है, जो सरकार दावा कर रही है, बोला इस बार जो है वो कोई बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो किसी भी सेक्टर का माफिया हो। तो प्रवीण जी क्या उम्मीद रख सकते हैं? प्रवीण जी क्या उम्मीद रख सकते हैं? मेरा कहना सही है। हम एक इस बात से सहमत हैं सर कि एकदम बुलडोजर चलनी चाहिए, अतिक्रमणकारियों पर, माफियाओं पर बुलडोजर चलनी चाहिए। इसके पक्ष में हम हैं, हम नेगेटिव बात नहीं बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अभी समाज में जैसे आप 5 आदमी का लिस्ट बनाए तो ये कम से कम 500 का लिस्ट बनेगा, जैसा स्थिति है अभी देख लीजिए कि एक तरफ नशा और दूसरा तरफ जमीन, यही दो में माफिया है। अब बताइए कि हम जिस गांव में रहते हैं उसमें विदेशी दारू कैसे मिलता है? आपका सिस्टम कहाँ कहाँ फैल है। आपके हमारे देश में रोहिंग्या चले आता है, बांग्लादेशी सब चले आता है, तो कहीं ना कहीं आप फैल हैं। आपका व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे गांव में कैसे विदेशी दारू पहुंच जाएगा? विदेशी दारू बाहर बनता है। आपका सिस्टम कहीं ना कहीं फैल है। आज नशा के आगोश में यहाँ का छोटा छोटा बच्चा सब नशा कर रहा है, उसको नशा मिल कैसे जाता है? उस छेद को भरिए ना। ये सिस्टम, ये सलाइड इंच आपके पास है, तंत्र आपके पास है। जमीन माफिया यहाँ पर इतना बन गया है कि जमीन माफिया प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ बैठता उठता है। आज देख लीजिए आप अंचल में, आप देख लीजिए DCLR साहब के यहाँ, आप देख लीजिए कलेक्ट्रेट में, आप जाकर के देख लीजिए छोटी छोटी जो विवाद होती है ना, उसका कहीं से कोई निष्पादन नहीं होता है। अगर निष्पादन नहीं, आप जड़ को पकड़िए ना, जो माफिया तैयार कैसे होता है। माफिया वो छोटा छोटा काम करके माफिया बनता है। वो माफिया ना बने इसके लिए भी आपको प्रयास करना होगा, आपको कजली साफ करनी होगी। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बुलडोजर चलाइए, एकदम सही बात है, हम उसके पक्ष में है कि उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जमीन पर भी आपको कुछ दुरुस्त करनी होगी व्यवस्था। अमन जहां के पास मैं वही सवाल लेकर जा रहा हूँ कि ये कह रहे हैं, प्रवीण जी कह रहे हैं कि ठीक है, जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच है, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जड़ से खत्म हो। तो जिस प्रक्रिया में हम जा रहे हैं, ये सरकार जा रही है, तो मुझे लगता है कि जो डर की बात आप कर रहे थे डॉक्टर रमन झा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि डर तो शुरू हो। याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जब योगी सरकार कार्रवाई कर रही थी तो शुरू में यही हुआ था कि अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई बदलने वाला नहीं है, चीजें वैसे ही रहेंगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया डॉक्टर रमन झा, प्रवीण जी, कि अपराधी खुद सरेंडर करने लगे और खुद आकर कहे कि भैया मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं जेल में रहना चाहता हूँ। वो चाहते थे कि कार्रवाई उन पर नहीं हो। बिल्कुल। देखिए उमा, सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ, सॉरी प्रेमशंकर बाबू, हमारे यहाँ पे 1000 बच्चे अनपढ़ हैं। ठीक है, 1000 बच्चे अनपढ़ हैं। मैं शुरू के 5 बच्चे को रोल मॉडल के तौर पर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि 995 को नहीं पढ़ाऊंगा। मैं 5 बच्चे को ले रहा हूं ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि हमारा इंटेंशन क्लियर है कि हम शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। अब देखिए क्या हुआ कि विगत 2 दशक से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जो 2 दशक में जो इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ, जो 2 दशक में आतंकवाद या माफियागिरी राज, जो मतलब राइफल पिस्टल वाले माफिया की मैं बात कर रहा हूं, उसकी जो समाप्ति हुई, अपराधी गिरोह का जो समाप्त हुआ, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हो गया। अभी जो चुनाव में विदेशी पत्रकार से लेके देश के बड़े बड़े नामी गिरामी चैनल्स आए थे, उनको लग रहा था कि यार बिहार ये तो दिल्ली के तरह है, ये तो बंबई के तरह बना हुआ है, पटना में मेट्रो चल रहा है। तो ये देखिए कहीं न कहीं इतना बड़ा सिंबल, एक संकेत है सुधार का। अब देखिए लोग माफियागिरी या और भी गिरी करके पैसा, या दारू का सप्लाई करके या जमीन क्यों करते हैं? पैसा के लिए। अब देखिए इंडस्ट्रीज ही जीरो है। जिस स्टेट में इंडस्ट्री जीरो रहेगा तो वहां तो जमीन से ही कमाया जाएगा। लेकिन इस बार की जो पॉलिसी है केंद्र सरकार और बिहार सरकार का इंडस्ट्रीज को लेके, अभी सेमीकंडक्टर का अभी हमारे जो उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी माननीय, वो गए थे, अभी पीयूष गोयल जी से मिल के आए हैं। जब हजारों हजार हर एक जिला में क्लस्टर बन रहा है, उद्योग धंधा बनेगा,
तो ये ऑटोमेटिक जो ये छोटे मोटे ये जमीन अतिक्रमण की बात है, ये दारू शराब की बात है, ये सनफिक्स की बात है, ये छोटी मोटी जो अपराध है ना, ऑटोमेटिक अंकुश लगेगी इस पे, क्योंकि लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और लोगों का जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के में जो निगेटिविटी है ना वो समाप्त होगी। ठीक है, मैं आऊंगा प्रवीण जी के पास भी आऊंगा, उससे पहले मैं संदीप के पास चलूं। संदीप, एक बड़ा वाजिब सवाल है, सवाल ये है कि आज जब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है और आज सम्राट चौधरी की बात हो रही है, गृह मंत्रालय उनको दिया गया और कहा जा रहा है कि बिहार में जो माफियागिरी है उसको खत्म करना है, पूरे बिहार की जो सौंदर्यीकरण की बात है उसको करना है, जहां भी इन्क्रोचमेंट है गलत तरीके से उसको ठीक करना है, जेलों में छापेमारी हो रही है, यानी कि क्लीन इमेज जो है बिहार की वो बनाने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा 90 के दशक की जो बात हो रही थी, और चुनाव के पहले भी बात हो रही थी जंगल राज की, वो एक दौर और आज का एक दौर और एक और दौर की हम सोच रहे हैं। यानी कि 90 का दशक, उस समय जो जंगल राज और लालू जी की जो सरकार थी, उस समय किस तरीके से चीजें चली, क्या हुआ उस समय, अपराधीकरण कैसे हुआ राज्य का, ये सब उन्होंने देखा। फिर दूसरा दौर जब आया, जब नीतीश कुमार की सरकार आई और नीतीश कुमार 20 साल तक गृह मंत्रालय अपने पास रखे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत कुछ उन्होंने काम किया, उसकी तारीफ आज भी होती है। और चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे थे कि देखिए, या नीतीश कुमार अपने हर भाषण में लगभग कहते थे कि देखिए पटना का हालत पहले क्या था और क्या हो गया है कि लोग बाहर आ जाते हैं, लोगों को डर नहीं है, खौफ नहीं है। तो दो दौर हमने देखा, अब तीसरे दौर की कहानी लिखी जा रही है। अब ये बताइए कि और हम कहाँ जा रहे हैं और सरकार किस तरफ ले जा रही है, आंकड़ों के जरिए और फैक्ट जो आपके पास है उसके जरिए थोड़ा बताइए दर्शकों को भी, और फिर हम आते प्रवीण जी के पास। देखिए प्रेम सर, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, जब गृह मंत्री ने पत्रकार वार्ता की थी और उसमें उन्होंने पुलिस को जिस तरह से खुली छूट दी और जिस तरह से जो डीजीपी का बयान आया, उन्होंने भी कहा कि जो 400 अपराधियों की जो संपत्ति जब्त करने का जो वाकया है, वो पूरा 400 लोगों की लिस्ट जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने दे दी है और 1300 और अपराधी हैं जिनकी संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी। तो लगातार इस प्रोसेस में सरकार काम कर रही है और जिस तरह से अभी फिलहाल के आगे क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी जिस तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं गृह मंत्री, और साथ ही साथ सरकार की अगर बात करें तो जिस तरह से चाहे वो जब से नीतीश सरकार आई तो विपक्ष में भी उन्होंने कहा कि जो इनके मैनिफेस्टो में था वो सिर्फ एक चुनावी जुमला ही रह जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी, तो वो भी एक पहला कदम था। और जो उन्होंने 10 बड़े एजेंडे जिसका जिक्र डॉक्टर रमन झा ने भी किया कि सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की बात हो, या फिर जिस तरह से स्मार्ट सिटी या सैटेलाइट सिटी का उन्होंने जिक्र किया है नीतीश कुमार ने, जब उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक ली थी तो कई सारे उन्होंने एजेंडे जो है इस पर जिक्र किया। और लगातार जितने भी मंत्री हैं बिहार सरकार के, चाहे वो उद्योग मंत्री हो, तमाम मंत्री जो हैं वो लगातार अपने अपने विभागों के और जो भी केंद्र में उनके साथ जुड़े हुए विभाग है उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको जमीनी स्तर पर उतारा जाए। अभी तक की तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय तो सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में चल रही है, आगे क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इस समय तो सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में। प्रवीण जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ कि आपने तो दोनों सरकारें देखी हैं, लालू सरकार भी देखी, नीतीश की भी सरकार देखी, और अब अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास होता है सरकार लगभग वही चलाएंगे, सम्राट चौधरी सरकार चलाएंगे क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। तो दोनों सरकारों को जब आप कंपेयर करते हैं तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति वो पहले से बेहतर हुई है, और आगे आप कैसा देख रहे हैं बिहार को? प्रवीण जी, मैं आता हूं। सबसे बड़ी बात क्या है जी जी, हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है सर कि हम लोग खास करके अभी जो हम सुन रहे थे संदीप मिश्रा जी का, बहुत बढ़िया बात बोले। हमारे रमन झा जी भी बहुत ही समझिए कि समाज सेवी हैं और कोसी के विकास के लिए हर वक्त अपना जो है हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। सरकार के काम काज से हम लोग खुश हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेगेटिव काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार को कई बिंदुओं पर काम करनी होगी। आप सिर्फ बुलडोजर की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, जैसे दवाई आप चलाते हैं तो आयुर्वेदिक होता है, हेमोपैथिक होता है, तब अंग्रेजी दवा एलोपैथिक होता है।
तो आप अगर माफियागिरी को अगर जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो आपको कई बिंदु पर काम करना पड़ेगा। सरकार अच्छी बहुत बढ़िया काम कर रही है, मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लॉ इन ऑर्डर क्या है वो सबको पता है। बुलडोजर से कार्रवाई होगी, डर पैदा होगा तो निश्चित तौर पर है कि लोग कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, जो गलत लोग है वो और आगे नहीं बढ़ेगा। और जहां तक रमन झा जी की बात बताए, बहुत बढ़िया बात बताए कि उद्योग धंधा, जैसे मेरा ये कोसी का इलाका है, यहाँ 3 हिस्सा लोग दवाई पर जिंदा है। हमारे कोसी के इलाके में 3 हिस्सा लोग जो है रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ का गांव में चले जाइए तो महिलाएं आपको मिल जाएगी, पुरुष टोटल का टोटल बाहर है। तो उद्योग धंधा अगर लगता है तो जो नौजवान नौनिहाल बच्चा सब है, जो नशा करता है, जो गलत काम करता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है, घर में गृह युद्ध मचाता है, समाज में जाकर के जो है लड़ाई झंझट करता है, गोली बंदूक चलाता है, मतलब निडर होकर के कोई काम कर लेता है, वो नशा में करता है। तो सब चीज पर आपको काम करना होगा। नशा न बिके समाज में, ये दारू शराब कैसे समाज में आ जाता है, क्योंकि दारू शराब पीने के बाद आदमी कुछ भी कर सकता है, जितना नेगेटिव काम है वो सब कर सकता है। लेकिन दारू शराब जो इंग्लिश दारू शराब है या कफ सिरप अभी चला है, अभी हर दुकान में आपको कोरेक्स मिल जाता है। ये कोरेक्स पर सरकार प्रतिबंध लगाई, फिर कोरेक्स मिल कैसे रहा है? तंत्र तो आपका कहीं ना कहीं से खराब है। अब हमारे छोटे से गांव में जाइए, वहां आपको रॉयल स्टेज जो दारू होता है, जो थोड़ा सा महंगा दारू है, वो पेटी का पेटी मिल जाता है। कैसे मिल जाता है भाई? आप इस सिस्टम पर सैलारीज क्यों नहीं लगा रहे? आप उस चीज को वो क्या बोलते हैं कि बढ़िया चीज नहीं है ना, जो उसको खाने के पीने के बाद जो है लोग क्राइम नहीं करेगा। नशा मूल कारण है। आप देख लीजिए जितना भी माफियागिरी सब है, अभी जाकर के आप छापामारी कर, ये तो बढ़िया बढ़िया परिवार में जाइएगा, माफिया जो परिवार है, जो पैसा वाला है, सबके यहाँ जो है पेटी का पेटी दारू रहता है। ये कैसे पहुंच जाता है? इस पर सैलारीज लगाइए, इसको पहले ठीक कीजिए। समाज के जो नौनिहाल बच्चा जो गलत संगत पर जा रहा है, माफियागिरी कर रहा है, रंगदारी कर रहा है, क्राइम कर रहा है, वो आखिर कौन बंद करेगा? आप ही ना बंद करेंगे, आप ही ना सरकार है, आप ही के पास तंत्र है ना, कौन करेगा बताइए? आप जो बुलडोजर चला रहे हैं वो एकदम सही काम कर रहे हैं, एकदम सही काम है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसको अगर आप इच्छा शक्ति के बल पर मजबूती के साथ एकदम मन लगा करके अगर आप चाहते हैं कि इसको हम समूलन नष्ट करें, तो उद्योग भी लगानी होगी, और जो आपको ये सब कमी दिख रही है उस पर भी आपको काम करना होगा। तो निश्चित तौर पर है कि सुशासन दिखेगा और गांव में रौनकता आएगी। अभी तो गांव में देखिए जाकर के गृह युद्ध फैला हुआ है, उसको कौन रोकेगा? उसको भी आप ही रोकेंगे, क्योंकि लॉ इन ऑर्डर आपके हाथ में है और तंत्र भी आपके हाथ में है, बीमारी का पता भी है। बढ़िया से खाली दवाई छोड़िए, दवाई दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे जितना समझ में आ रहा है, प्रवीण जी बार बार जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो जोर ये दे रहे हैं कि जो जड़ है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी शुरुआत है, सरकार को कुछ मौका दीजिए। अभी 1 हफ्ता हुआ है, रोडमैप, उसी का रोडमैप बन रहा है, मुझे लगता है उसका ये सवाल तब जायज है जब हम 2 महीना 3 महीना के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठेंगे, 90 दिनों के बाद या 100 दिनों के बाद, कि उन्होंने जो कहा वो पूरा हुआ या नहीं, या सिर्फ वादे रह गए। डॉक्टर रमन जी, आपको क्या लगता है जो सरकार वादा कर रही है? और जैसे सीसीटीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि माफियाओं से सीधा सीधा, जो बड़े माफिया हैं उनसे सीधा सीधा आम लोगों का वास्ता नहीं पड़ता है, वो उन्हीं लोगों का पड़ता है जिससे कि आप पॉलिटिकल लोग हैं या बड़े लोग हैं उनका आपस में रिश्ता पड़ता है। लेकिन सीसीटीवी की जो किलेबंदी की जा रही है पूरे बिहार में, उससे जो छीना झपटी है, छोटे छोटे क्राइम जो होते हैं, बाजार में होते हैं, मार्केट में होते हैं, आप कहीं निकलते हैं तो वहां भी बहुत छोटे स्केल पे जो क्राइम आपको दिखाई पड़ता है या अपराध दिखाई पड़ता है, उसके लिए सीसीटीवी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और अगर आपकी किलेबंदी हो जाती है चारों तरफ से पूरे स्टेट में, तो कोई भी अपराधी अपराध करके, आप जैसे दूसरे स्टेट में चले जाते थे, अपराध बिहार में किए, आप यूपी में घुस गए, कहीं और घुस गए, या यूपी से आके बिहार में घुस गए, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। और सीसीटीवी पे भी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। आप प्रवीण जी का भी जवाब दीजिए, वो क्या कह रहे थे, और दूसरा ये भी, तो क्या सम्राट चौधरी का जो मॉडल है यूपी की तरफ फियर ऑफ लॉ जिसकी बात कर रहे थे, वो बैग पैदा कर पाएगा? देखिए प्रेम शंकर बाबू, सब प्रवीण जी जो बोले वो एक मतलब समाज सेवी हैं,
जिला परिषद सदस्य रहे हुए हैं, कोसी संघर्ष मोर्चा के तहत बहुत सारे आंदोलन किए हैं, उनका अनुभव है अपना। लेकिन हाँ, मैं कुछ बात ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि 100% जिम्मेदारी हम सिर्फ सरकार पर को थोप कर हम सामाजिक लोग निश्चित नहीं हो सकते हैं। देखिए क्या है कि सरकार के पास भी एक रिसोर्सेज है, एक लिमिटेड रिसोर्स है। अभी देखिए कि आप सऊदी अरब अमीरात में चले जाइए या कुवैत चले जाइए, जहां पे जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन अपराध वहां भी होती है, वहां जीरो टॉलरेंस नीति है। हाथ के बदले हाथ काट लेगा, पैर के बदले पाट लेगा वहां, क्योंकि अपराधी जो है ना वो मन से अपराध करता है, और मन पे कंट्रोल किसका हो सकता है आपको छोड़ के? तो ये हमारे समाज के जो लोग हैं ना, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम ग्रुप्स बना के 10-20 बच्चे के गार्जियन जो नशाबाज है उनके पास जाएं, उनको समझाएं, उनको मोटिवेट करें। देखिए सरकार ठीक है, मास लेवल पे सरकार कर रही है, पॉलिसी बना रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है वो हम लोग ही मोटिवेट कर सकते हैं। और हम लोग एक तरह से सरकार के साथ जो कुछ एनजीओ हैं या प्रवीण बाबू टाइप के जैसे जो समाजसेवी लोग हैं, हर एक गांव में ऐसा 10-20 गांव मिला के ये लोग एक कर सकते हैं, या हम लोग भी कर सकते हैं, तो सरकार का भी सहूलियत होगा। और हम लोग का जो बच्चा तो हमारा खराब हो रहा है ना, ठीक है सरकार की पॉलिसी है, बच्चा तो जनरेशन। एक चीज है सर, हम एक थोड़ा सा बीच में काटना चाहेंगे। हम एक थोड़ा सा उदाहरण हम देते हैं आपको कि अभी क्या है कि प्रशासन के साथ अगर बुद्धिजीवियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का अगर समन्वय अच्छा रहे, तब आज अगर हम थाना को फोन करें कि यहाँ पर 50 को लड़का नशा कर रहा है, तो वो थाना का स्टाफ उस नशेड़ी को जाके बता देता है कि तुम्हारे लिए ये आदमी फोन किया था। अब लीजिए भाई, ये कौन सा संबंध हुआ? यहाँ देखिए, सज्जनों के निष्क्रियता से ही दुष्टों का उदय होता है। ये बात सही है, एकदम सही बात है कि हम लोगों को प्रयास करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन के लोगों को भी ठीक करने की जरूरत है कि वो जाकर के उन लोगों को बता देता है कि ये आदमी तुम्हारे विरोध में फोन किया था या तुम्हारे विरोध में जो है लिखित में दिया है, फिर वो आदमी टारगेट में पड़ता है, उनको जाके मार देता है वो लोग। कैसे होगा? शासन प्रशासन का जब तक समन्वय अच्छा नहीं रहेगा, ग्राउंड लेवल पर सही नहीं रहेगा, तब तक नहीं हो पाए। एकदम बिनु भय होए न प्रीत, एकदम सही बात है, बिना भय के प्रीत नहीं हो सकता है। हाँ प्रवीण जी, है ना कि आप सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करेगी, कार्रवाई करेगी। क्या बोले सर? मैं कह रहा हूँ कि जनता में तो भरोसा लौट रहा है ना कि आप सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करने वाली, कार्रवाई भी करेगी। एक मिनट, अमित शाह भी आए, यदि जनता में भरोसा नहीं होता तो ये 202 का मैंडेट मिलता नीतीश कुमार जी को? कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। जनता तो 100% कभी नहीं मिलता सर, ये तो आज तक हुआ ही नहीं है ऐसा। अब उसके बाद अब सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सब सरकार की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम जैसे जो सो कॉल्ड समाज सेवी लोग हम लोग हैं, इन लोगों को भी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एक पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल पे आके, और जो सामाजिक कुरीतियां हैं, ये सामाजिक कुरीतियां हैं सर, जैसे बाल विवाह सामाजिक कुरीति थी, तो विधवा विवाह सामाजिक, ये सब समाप्त हुआ ना इसी तर्ज पे सर। इस नशे, सूखा नशा को समाप्त करना पड़ेगा सर, मेरा कहना ये है। सरकार पर विश्वास तो है ही, और सरकार अपने विश्वास पर खरा भी उतरेगी ऐसे लोगों को लगता है, लेकिन हम लोग का भी रोल बनता है सर, ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है संदीप, एक छोटा सवाल का जवाब दीजिए, वक्त हो रहा है खत्म करने का। सवाल एक बहुत अच्छी चीज ये डबल इंजन की सरकार वाला जो मसला है, क्योंकि इस बार जो क्राइम पर कंट्रोल करने की बात हो रही है ना बिहार में, वो सिर्फ एक सरकार की नहीं होने वाली है, सिर्फ बिहार सरकार ही सिर्फ कंट्रोल करेगी, ये नहीं होने जा रहा है। इस बार केंद्र सरकार की ओर से भी पर्याप्त सहायता, हेल्प करने की बात की जा रही है, चाहे वो एक्स्ट्रा फोर्सेस देने की बात हो, इंटेलिजेंस देने की बात हो, या फिर जो टेक्नोलॉजी के लेवल पे, तकनीकी लेवल पर जो हेल्प कर सकती है केंद्र सरकार, वो भी करेगी। और दूसरा कि अमित शाह ने टारगेट दिया हुआ है कि अप्रैल तक वो जो नक्सलवाद है पूरे देश से वो खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो दो रास्तों पर चल रहे हैं, एक तो सीधे सीधे जो अपराधी हैं वो, और एक जो नक्सलियों का मसला है वो, उसमें केंद्र सरकार और अमित शाह लगातार खुलकर बोल रहे हैं कि ये जड़ से खत्म कर देंगे। तो इस बार जो बात हो रही है ना डबल इंजन की सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर संदीप,
वो बात ये हो रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर, इन दोनों की मुहिम होगी कि कैसे अपराध मुक्त बिहार को किया जाए। और जब अपराध मुक्त बिहार हो जाएगा तो फिर वहां पर इन्वेस्टमेंट, जो सबसे बड़ा, जो किसी राज्य के विकास के लिए जो बात हो रही है, वो है कि फिर इन्वेस्टमेंट आएगा। और इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो राज्य तरक्की करेगा। बहुत काम हुआ है और काम होना बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये शक्ति लंबे समय तक जारी रहेगी? अगर ये लंबे समय तक जारी रहेगी ये शक्ति, सरकार ऐसे सोचते रही, अगर ऐसे ही करते रहेगी तो कुछ बदलने वाला है? संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर कंक्लूड करते। देखिए प्रेम सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया, बिल्कुल इसमें राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी सहयोग काफी ज्यादा जरूरी है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर कटिबद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो घोषणा नीतीश कुमार ने पहले कैबिनेट की बैठक के बाद की थी, जिसमें सेमीकंडक्टर यूनिट हो, डिफेंस कॉरिडोर हो और नेशनल हाईवे को जिस तरह से लेकर के बात हुई थी, तो इन तमाम चीजों में केंद्र सरकार का काफी ज्यादा योगदान होता है। और जिसको लेकर के शीतकालीन सत्र में भी एक हाईवे अमेंडमेंट बिल आने वाला है, जिससे भूमि अधिग्रहण जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के काम करना काफी ज्यादा बेहद जरूरी है, और वो उनका योगदान भी यहाँ सरकार को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से इस बार जो मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, तो जरूर उस पर काम होगा। अभी फिलहाल एक्शन के मोड में सरकार दिख रही है और लगातार काम कर रही है, और निरंतर अगर ऐसा ही प्रयास अगर सरकार की तरफ से जारी रहेगा तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। प्रवीण जी, बस कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया है। आप अंतिम टिप्पणी दीजिए कि आप बोले, उसके बाद फिर एक अंतिम टिप्पणी रमन जी चले और कार्यक्रम खत्म करें। सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने एकदम सही सवाल को आपने उठाया है, और बहुत अच्छे लोग हैं हमारे डॉक्टर साहब रमन झा जी। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो महिला घर में रोज लड़ाई करे, झंझट करे, फसाद करे, उसका नाम शांति देवी। तो जब सम्राट जी है, नाम उनका सम्राट है, तो काम भी देखना चाहिए, और वो भी लंबे समय, ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिए, तब तो समझिए सबसे खराब बात हो जाएगा। क्योंकि जहां घाव है वही मलहम लगाने में फायदा है। और निश्चित तौर पर है कि हम लोग भी शासन प्रशासन को सब दिन से सहयोग करते आ रहे हैं, और शुभ संकेत है कि अतिक्रमणकारियों पर जो माफियागिरी है, जो माफिया है, उस पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, इसके हम लोग पक्ष में हैं। लेकिन खास करके हम ये देखना चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, बिहार सरकार के नेतृत्व में ग्रास रूट पर जो अपराधी पनप रहा है, वहां भी दवाई छिड़कने की जरूरत है, वहां भी सुधार करने की जरूरत है, तब सुशासन दिखेगा। जी ठीक है, डॉक्टर रमन जी आप बोलिए, अंतिम टिप्पणी दीजिए। बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल प्रवीण आनंद जी हम लोग दिल से सम्मान करते हैं। जमीन से जुड़े हुए ये मतलब समाज सेवी नाम के नहीं है, ये काम के समाज सेवी है, जो सही बात है। ये शांति देवी वाला बात नहीं है, ये असली में प्रवीण आनंद दोनों है अपने आप में। तो हम लोग यही आशा अपेक्षा करें कि जो एक समय होता है ना, शुरुआत में किसी को एक ग्रेस पीरियड होता है, तो 90 दिन का ग्रेस पीरियड सम्राट चौधरी को दिया जाए। और मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो दृढ़ संकल्प शक्ति है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपराधी को नहीं छोड़ेंगे तो, और उनके नेतृत्व में चूंकि ये सरकार है और सम्राट चौधरी जी भी युवा है, उत्साही है, तो हम लोग ये मान के चलें कि डबल इंजन की सरकार बिहार को नंबर 1 पर लाएगी, और हम लोग उद्योग धंधे के बल पर इतना रोजगार पैदा कर देंगे कि छोटी मोटी जो अपराध है, ये जमीन जाल वाला, ये समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन साफ है, निष्कर्ष साफ है, बिहार अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी ने जो गति, जो शक्ति और जो मॉडल शुरू किया है, उसने अपराधियों की नींद कम से कम उड़ा दी है। बिहार में अब कानून का राज मजबूत हो रहा है, माफियाओं की कमर टूट रही है, और जनता में एक भरोसा लौट रहा है कि अब सरकार सिर्फ घोषणा नहीं, कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं। क्या ये शक्ति लंबे समय तक जारी रहेगी? क्या ये राजनीतिक दबाव इसे कमजोर करेगा? क्या बिहार अगले 6 महीनों में बदलाव महसूस करेगा? बहस जारी रहेगी, लेकिन आज की चर्चा का अंतिम मैसेज जो है बस वो इतना ही है कि नया बिहार वही होगा जहां अपराधी नहीं,
कानून चलेगा। आप लोग जुड़े। प्रवीण आनंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रमन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संदीप जी आप जुड़े आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार जी, नमस्कार।